नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पुराने वीडियो में हम देख चुके थे, हमने चंद राजवंश हमने कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। अब चंदों के बाद जो अगला कदम होगा हमारा, अब वो है गोरखा। गोरखा प्रशासन, गोरखा पे हम पे क्वेश्चन बनते हैं, तो गोरखा प्रशासन और गोरखा राज्य को हमें पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत ये वीडियो अच्छी रहेगी आपके लिए, जहाँ तक मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट दूँ इस वीडियो में। तो चलिए हम गोरखा प्रशासन पे बात करें। तो उत्तराखंड में जो गोरखाओं का राज्य रहा है, तो हम उसे एक नाम से जानते हैं, उसका नाम है गोरख्यानी। जो उत्तराखंड में गोरखा प्रशासन के लिए जो उपयुक्त नाम जो लेखकों ने प्रयुक्त किया है, इस नाम को कहते हैं गोरख्यानी। गोरख्यानी क्या था? वो गोरखों की गोरख्यानी वाला गाना तो आपको पता ही होगा, एनडी तिवारी पे बना था, पर वो नहीं। जो ये गोरख्यानी था, ये उत्तराखंड में एक आतंकित शासन को गोरख्यानी कहते थे। इस टाइम गोरखाओं ने उत्तराखंड में लूटपाट मचाई थी, एक ऐसा अतार्किक शासन चलाया था, एक ऐसा अन्यायिक, एक ऐसी हिटलरशाही इन्होंने उत्तराखंड में चलाई थी। जब चाहे किसी की हत्या कर दें, जब चाहे किसी को उठा दें, जब चाहे कुछ भी कर देते थे, मन मर्जी के मालिक थे। इसीलिए इस आतंक, एक प्रकार से ये आतंक था उत्तराखंड में, इसी को ही गोरख्यानी शासन के नाम से जाना जाता है। तो इस गोरखा जो कि मेन बात करूं तो गोरखा लोग नेपाल से थे। थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी देखते हैं स्टार्टिंग पे। तो गोरखा राज्य देखें तो गोरखा, हम नेपाल की बात करें तो गोरखा राज्य नेपाल में था। नेपाल की इस टाइम स्थिति देखें, पहले गोरखाओं का बहादुर होने का कारण भी हम देखें, इनके डीएनए में भी बहादुरी का गुण होता है, इसीलिए ये भारतीय सेना में अभी भी भर्ती किए जाते हैं। तो देखिए गोरखा राज्य कुछ इस प्रकार का है। इस राज्य में पहले तो 24 छोटे छोटे राज्य थे, बाद में इन सबको सम्मिलित करके एक राज्य बनाया गया गोरखा। इसे डोटी भी कहते हैं हम। तो गोरखा राज्य ये था। इधर में थे चंद लोग, चंद भी इन पर आक्रमण करते रहते थे। फिर इधर ये तराई वाले रीजन में देखें तो तराई वाले रीजन में इस टाइम बाद में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। पहले रोहिलखंड और यहाँ के कुछ मधेशी लुटेरे भी रहते थे, जो लगातार यहाँ पे नेपाल पे आक्रमण करते रहते थे। फिर उत्तर में देखिए तो इसमें चाइना तिब्बत वाला एरिया, चाइना से भी यहाँ लगातार आक्रमण होते रहते थे। फिर देखिए इधर सिक्किम वाला क्षेत्र, तो सिक्किम में भी एक शक्तिशाली राजवंश था, ये भी यहाँ पे लगातार आक्रमण करता रहता। गोरखा चारों ओर से घिरे थे। अभी भी बफर लैंड कहते हैं इसे, बफर राज्य की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र नहीं है कहीं पे भी। तो इनका अभी भी प्रशासन जो है बफर स्टेट की तरह चलता है। फिर इस टाइम इनका शक्तिशाली होने का एक कारण था, इन पे आक्रमण होते रहते थे, इन्हें लूटपाट, चारों ओर से आक्रमण थे इन पे, इनका युद्ध करना भी ज़रूरी था। इन्होंने देखा कि जीवन जीने के लिए युद्ध ज़रूरी है। इन्होंने इसीलिए गोरखा शासन ने फौजदारी प्रथा, सैनिक प्रशासन अपनाया इन्होंने, इसीलिए क्योंकि इस टाइम यहाँ से भी आक्रमण था, यहाँ से भी आक्रमण था। जब चाहे जो चाहे गोरखा पे आक्रमण करके इन्हें लूट के चले जाता था। बाद में इन्हें भी 17वीं शताब्दी के आसपास ये बातें समझ आनी शुरू होगी। अब ये भी धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी बात पे चर्चा करते हैं हम। जो हमारी चर्चा होगी नेपाल में गोरखा शक्ति का उदय। तो गोरखा बताया था मैंने, गोरखा चारों ओर से घिरे थे मुसीबतों से। फिर इन्होंने भी युद्ध के लिए हथियार उठाना शुरू कर दिया था। पहले तो गोरखा का इतिहास जो मिलता हमें, इसी पे बात करते हैं। गोरखा इतिहास, इनका इतिहास लिखा गया है, ये मेन जो है नेवारी भाषा, गोरखाओं का इतिहास था, नेवारी भाषा में लिखा गया है। तो फिर नेवारी जो इनकी भाषा है, ये इनकी साहित्यिक भाषा, जैसे हमारी साहित्यिक भाषा हिंदी है ना, इसी प्रकार इनकी साहित्य भाषा जो होगी वो नेवारी भाषा थी। फिर गोरखा में एक जनजाति पाई जाती नेवारी, जो ये लोग करते हैं गढ़ी नामक नगर है एक नेपाल में। इसी गढ़ी नगर नामक नगर में नेवारी जाति के लोग रहते हैं। यही लोग खुकरी बनाने में फेमस है। खुकरी नेपाल में एक तलवार की तरह छोटा हथियार है, जो कि एक धारदार हथियार होता है, बहुत तेज़ है चलने में। तो गोरखा लोगों ने जो मेन प्रयुक्त किया था वो खुकरी थी। तो इसी खुकरी क्यों प्रयुक्त की थी? क्योंकि गोरखा लोगों ने ज़्यादातर देखें तो पर्वतीय एरिया इन पर रहता है, पर्वतीय एरिया और घने जंगल थे।
तो बड़े तलवार चलाने में घने जंगलों में दिक्कत होती थी, कहीं इस पेड़ पे लग जाए किसी, इसीलिए इन्होंने जो इसका छोटा वर्जन निकाला, वो छोटा वर्जन था खुकरी। बहुत धारदार हथियार है, छोटा होता, चलने में एक्सपर्ट होते थे ये गोरखा, इसी से कईयों के सर काटे थे इन्होंने, इसी कारण इन्हें बहादुर जाति की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये था गोरखा शक्ति। अब देखिए गोरखा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी से पहले गोरखा लोग जो थे नेपाल में अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे। ये नेपाल का हम पे नक्शा है, तो देखें इस टाइम 17वीं शताब्दी के आसपास पहले नर भूपाल सिंह यहाँ के राजा थे। ये ऐसे ही छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे पहले नेपाल, आपस में लड़ते रहते थे, इसी कारण छोटे छोटे राज्यों में विभक्त थे आपस में। जैसे गढ़वाल देखते हैं 52 गढ़ों में विभक्त था, उसी प्रकार नेपाल भी 24 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इन 24 छोटे छोटे राज्यों को कहते थे चौबीसी। एक नाम मिलता है इसका चौबीसी। जो ये छोटे छोटे नेपाल के राज्य थे ये थे चौबीसी। पहले यहाँ पे एक राज्य था ऐसे ही पश्चिमी नेपाल में, ये था गोरखा राज्य। इसके राजा हुए नर भूपाल सिंह। नर भूपाल सिंह यहाँ के राजा हुए। इन्हीं के पुत्र थे पृथ्वीनारायण शाह। नर भूपाल सिंह के बारे में बात की जाती है तो नर भूपाल सिंह इन 24 राज्यों को एकत्रित करना चाहता था। जिस प्रकार गढ़वाल में अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतना चाहा, जीता भी अजयपाल 52 गढ़, लेकिन इनका राजा तो ये था, नर भूपाल सिंह चाह रहा था सबको मिला के एक राज्य बनाया जाए, नेपाल एक शक्तिशाली नेपाल हो, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया पूरा। फिर जब ये नर भूपाल सिंह राजा थे तो यहाँ पे एक और पड़ता है काठमांडू के पास एक छोटा राज्य था कांतिपुर। शिक्षा का केंद्र था नेपाल में कांतिपुर। तो इन्होंने अपने पुत्र पृथ्वीनारायण शाह को भी यहीं भेज दिया शिक्षा के लिए। मैं भेजा शिक्षा के लिए था, लेकिन एक कारण इसके पीछे और था, यहाँ की भौगोलिक स्थिति जानना, क्योंकि ये जीत नहीं पा रहा था। अब जब इनकी मृत्यु होती है नर भूपाल सिंह की, इनके बाद जो राजा आता है वो आता है पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह की तुलना हम गढ़वाल में अजयपाल से भी कर सकते हैं। क्यों? जैसे अजयपाल ने गढ़वाल में 52 गढ़ों को जीत के एक गढ़वाल बनाया था, उसी प्रकार पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के 24 परगनों को जीतकर एक नेपाल बनाया था। उसी को कहते हैं हम गोरखा। गोरखा राज्य की जो स्थापना थी वो पहले हो चुकी थी, लेकिन गोरखा पूरे नेपाल का जो एकीकरण, पश्चिमी नेपाल का जो एकीकरण किया था वो किया था पृथ्वीनारायण शाह ने। पश्चिमी नेपाल का एकीकरण जो किया था वो किया था पृथ्वीनारायण शाह ने। फिर पूरे नेपाल को जीत के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित किया था नेपाल को। अब पृथ्वीनारायण शाह की बात देखें तो इनके पुत्र आते हैं रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह का कार्यकाल देखें नेपाल में तो जब ललित शाह की मृत्यु होती है उस टाइम से शुरू होता है और 1800 तक रहता है। इस टाइम पीरियड तक रणबहादुर शाह रहता है। रणबहादुर शाह पहले अवयस्क रहते तो इनकी माता जी आती इंद्रलक्ष्मी, इनकी संरक्षिका के रूप में रहती है। अब ये था नेपाल का इतिहास। अब देखें इनका कुमाऊँ पे आक्रमण। तो यहाँ पे नेपाल एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। अब नेपाल और कुमाऊँ की सीमा आपस में टकराने बैठ गई थी, क्योंकि नेपाल का एकीकरण हो चुका था। ये भी विस्तारवादी नीति के थे, कुमाऊँ के राजा भी विस्तारवादी नीति के थे। अब देखिए जब दो साइड विस्तारवादी नीति के लोग रहेंगे तो एक दिन आपस में दोनों की सीमा टकराएगी और युद्ध होना निश्चित था। ये तो था पुराना कारण, लेकिन जब तात्कालिक कारण इसका कुमाऊँ पे आक्रमण का जो तात्कालिक कारण था गोरखाओं का, वो था हर्षदेव जोशी। भाई साहब ये हर्षदेव जोशी था ना भाई, इस बंदे ने कभी कामकाज कुछ नहीं किया, लेकिन ज़िंदगी हमेशा मौज कीजिए। पहले
गढ़वाल को निमंत्रण देता है, ललित शाह को निमंत्रण देता कुमाऊं पे आक्रमण करने का। फिर ललित शाह प्रद्युमन शाह का प्रधानमंत्री बन के रहता है। फिर जब महेंद्र चंद इसे पुनः अपना राज्य छीन लेता है तो ये फिर प्रद्युमन शाह पे आता है। प्रद्युमन शाह इस बार सहायता नहीं करता है, तो इससे गुस्सा हो के ये बरेली पहुंच जाता है। बरेली से लगातार पत्राचार के माध्यम से रण बहादुर से जुड़ता है। इसी कारण राहुल सांस्कृत्यन साहब हर्षदेव जोशी को स्वार्थपूर्ण देशद्रोही, राहुल सांस्कृत्यन साहब हर्षदेव जोशी को स्वार्थपूर्ण देशद्रोही की संज्ञा देते हैं, जबकि हेयर सी अल वारिक ऑफ कुमाऊं कहते हैं इन्हें। स्वार्थपूर्ण देशद्रोही क्यों? क्योंकि पहले तो इन्हें कुमाऊं में गढ़वाल चंद पंवार लोगों को मंगाया, फिर जब पंवारों से भी ये नाराज़ हो गया, बरेली जाकर इसने नेपाल के शासक को पत्राचार के माध्यम से बुलाया। बाद में इन्हीं बुलाने के कारण अब रण बहादुर शाह देखिए अपने योग्यतम सेनापति, इस टाइम जब नेपाल का एकीकरण हुआ तो इन पे बहुत शक्तिशाली लोग थे। महावीर हस्तिदल चौतर्या थे, अमर सिंह थापा थे, रण बहादुर थे। इन लोगों के साथ जब ये सेना लेके कुमाऊं पे आक्रमण करने आते हैं तो महेंद्र चंद और लाल सिंह, इस टाइम एक साधारण सा युद्ध हुआ था, हवालबाग का युद्ध। हवालबाग अल्मोड़ा में पड़ता है। ये साधारण सा युद्ध 1790 में हुआ था। इस युद्ध में महेंद्र चंद युद्ध छोड़ भाग जाता है बरेली अवध में, और यहीं पे नेपाल गोरखा लोग कुमाऊं को जीत लेते हैं। 1790 में जीत लेते हैं। बाद में बड़ी शान शौकत के साथ ये अल्मोड़ा के महल में जाके अपना गोरखा राज्य स्थापित कर देते हैं कुमाऊं क्षेत्र में। तो ये था कुमाऊं में गोरखा आक्रमण। दोनों, हमारा चंद राजा जो था महेंद्र चंद अपना राज्य छोड़ भाग जाता है अवध क्षेत्र में, वहीं स्थापित हो जाता है और कुमाऊं को दे देता है गोरखाओं को। अब जब गोरखा कुमाऊं पे आ गए थे, कुमाऊं से ही लगती सीमा थी। हर्षदेव जोशी ने भी बोला था कि भाई साहब आप आक्रमण करिए कुमाऊं पे। कुमाऊं के साथ गढ़वाल की राज्य की स्थिति भी दयनीय है, क्योंकि देखिए जब परवर्ती जब ये चंद और पंवार थे, इनमें दरबारी गुटबाजी बहुत ज़बरदस्त थी। बहुत लोग इस टाइम राजा कुछ ही टाइम के लिए राजा बनता था, निश्चित पतन की ओर थे दोनों राज्य। यहाँ तक तो घनश्याम जोशी तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो लास्ट के राजा आए हैं इस दौर में घनश्याम जोशी ने इन राजाओं को शतरंज का मोहरा की संज्ञा दी है, क्योंकि ये लगातार बदलते रहते थे। कभी कोई धड़ा किसी को बना देता था, कभी कोई धड़ा किसी को बना देता था। तो ये था कुमाऊं पे आक्रमण, कुमाऊं पे हो गया था। अब चंद राजवंश ख़त्म कर चुके थे। अब इनका जो अगला टारगेट था कुमाऊं के साथ लगती थी गढ़वाल की बाउंड्री। तो हर्षदेव जोशी का भी निमंत्रण था, ये भी सोच के आए थे नेपाल से। तो 1 साल के भीतर ही इन्होंने कर दिया गढ़वाल पे आक्रमण। गोरखाओं का अब होता है गढ़वाल पे पहला आक्रमण होगा 1 साल के अंतर्गत 1791 में ये आ जाते हैं गढ़वाल पे आक्रमण करने। गढ़वाल पे जब आक्रमण कर रहे होते हैं तो अच्छा लंगूरगढ़ को घेरे डालता है। लंगूरगढ़ पड़ता है अल्मोड़ा और पौड़ी के मध्यवर्ती क्षेत्र में, ये गढ़ पड़ता था। एक मजबूत गढ़ था गढ़वाल का। इस गढ़ को ये चारों ओर से घेर डालते हैं, लेकिन 6 महीना घेरा डालने के बावजूद भी जीत नहीं पाते इस गढ़ को। यहाँ पे गढ़वाली सेना बड़ी वीरतापूर्वक लड़ी थी। तब तक कुदरत ने इनके साथ एक और घटना हो गई थी। नेपाल राज्य पे यहाँ से हो गया था चाइना का आक्रमण। यहाँ पे गढ़वाल के साथ युद्ध भी चल रहा था। ऊपर से पीछे से देखें तो इनके देश पे हो गया था चाइना का आक्रमण। इन्हीं को इसी अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए इन्हें वापस लौटना पड़ता है। जब वापस ये लौटते हैं तो यहाँ पर ये गढ़वाल का राजा इस टाइम था प्रद्युमन शाह के साथ ये यहाँ पे कर लेते हैं संधि क्या होती कि संधि की शर्तें स्वीकार करता प्रद्युमन शाह, क्योंकि प्रद्युमन शाह पे भी दरबारी गुटबाजी भारी थी। प्रद्युमन शाह इस संधि को स्वीकार कर लेते हैं। तो लंगूरगढ़ की जो संधि में 3 बातें आती हैं, गोरखा लोग यहाँ पे 3 बातें करके जाते हैं लंगूरगढ़ की संधि में। ये 3 बातें थी। एक बात तो मेन थी कि 25,000 रुपये
25,000 का कर देना प्रद्युमन शाह ने स्वीकार किया था। दूसरा, श्रीनगर में एक गोरखा रेजिडेंट की नियुक्ति, श्रीनगर में एक गोरखा रेजिमेंट की नियुक्ति, और काठमांडू में एक गढ़वाली। तो ये 3 बातें हम पे निकल कर आती लंगूरगढ़ की संधि से। पहला, 2500 रुपये का वार्षिक, 25,000 का वार्षिक कर देना स्वीकार किया। दूसरी बात, गोरखा रेजिडेंट की नियुक्ति श्रीनगर में की, एक गोरखा रेजिडेंट श्रीनगर में नियुक्त करेगा, जबकि एक पवार रेजिडेंट या गढ़वाली रेजिडेंट जो था वो काठमांडू में नियुक्त किया जाएगा। ये थी संधि। फिर यहाँ पे गोरखा संधि करके वापस चले जाते हैं नेपाल। जब नेपाल जा रहे होते हैं तो ये प्रद्युमन शाह को तो गढ़वाल तो जीत नहीं पाए थे। इनका इरादा था कि ये हर्षदेव जोशी को ये दे दें कुमाऊँ, लेकिन घर के विभीषण होते ना कई, ऐसे ही पराक्रम शाह ने अमर सिंह थापा को समझाया, आप ही कुमाऊँ को नेपाल के अधीन रखिए। अमर सिंह थापा भी संदेश पहुंचाता है नेपाल। रण बहादुर था इस टाइम राजा। जब पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण हुआ तो इस टाइम यहाँ का राजा रण बहादुर था। जब गोरखा सेना वापस लौट रही होती, गंगोली के आसपास रहती, तो रण बहादुर अपना संदेश भिजवा देता, कुमाऊँ पे गोरखा राज्य ही रहेगा, हर्षदेव जोशी को हम राज्य नहीं देते हैं। हर्षदेव जोशी को ये बुलाते हैं नेपाल, लेकिन हर्षदेव जोशी भाग के पहुंच जाता है अस्कोट। हर्षदेव जोशी को इस बारे में जानकारी मिल गई थी कि अब नेपाल से बुलावा आया है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। भाई साहब भाग गए अस्कोट भागे थे। तो महेंद्र चंद था भी, महेंद्र चंद अवध में था। महेंद्र चंद भी पदम सिंह, एक व्यक्ति पदम सिंह हुआ, पदम सिंह को इसे पकड़ने के लिए भेज देता है। पदम सिंह इसे पकड़ता है। ये भाई तो हर्षदेव जोशी भाई तो दिमाग का बहुत तेज है, पदम सिंह को अपने साथ ही मिला लेता है। वापस जब मिलता है तो ये वापस उसका वध करके गढ़वाल भेज आता है। गढ़वाल से फिर भाग के बरेली जाता है। अब बरेली अंग्रेज़ों के संपर्क करना शुरू कर देता है। अब अंग्रेज़ों को कहता है कि भाई साहब इन गोरखाओं को हराना है और अंग्रेज़ों की सहायता करना ये शुरू कर देता है। उस टाइम एक अंग्रेज़ अधिकारी आता, मिस्टर चेरी हर्षदेव जोशी को 50 रुपये पेंशन देता है अंग्रेज़ों की सहायता करने के लिए। उसी टाइम से हर्षदेव जोशी और अंग्रेज़ों के बीच अच्छी बाउंडेशन शुरू हो जाती है। तभी तो कहते हैं हर्षदेव जोशी ने ज़िंदगी भर कुछ काम नहीं किया, पर ज़िंदगी ऐसो अयास की जी थी इसने, इतना दिमाग का सातिर था। लास्ट में देखेंगे तो रण बहादुर शाह नेपाल का राजा दोबारा इसे संपर्क करता है। जब रण बहादुर शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है तो रण बहादुर शाह फिर इससे संपर्क करेगा। तो इसका दिमाग हर्षदेव जोशी का कुछ अल्टीमेट था, किसी चाणक्य से कम नहीं था। तो ये था गढ़वाल पे आक्रमण। अब देखें गोरखा राज्य का, तो गोरखा राज्य का प्रशासन हम पे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। देखिए तो आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताता हूँ क्या क्या मेरे को करना है। तो ये देखिए गोरखा राज्य का प्रशासन में देखिए तो गोरखाओं का जो सबसे बड़ा अधिकारी था वो था सुब्बा। गोरखा शासन में सबसे बड़ा अधिकारी सुब्बा था। सुब्बा के अधीन ही नायब सुब्बा होता था, फिर सूबेदार, फिर फौजदार। जो परंगना का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था वो फौजदार था। फिर जो एक और अधिकारी मिलता है विचारी बोलें या न्यायाधीश। गोरखा एक सैन्य अधिकारी था जो कि न्यायाधीश का भी काम करता था, जो न्याय विभाग का काम संभालता था, उसे विचारी कहते हैं। तो ये थे गोरखाओं का प्रशासन। इसमें देखिए सुब्बा, नायब सुब्बा, सूबेदार, फौजदार और विचारी, ये 4 लोग गोरखाओं के प्रशासन में ऊपर से नीचे क्रम में मिलेंगे। सबसे छोटा विचारी, फिर फौजदार, फिर सूबेदार, फिर नायब सुब्बा और फिर सूबा। तो गोरखा में देखें आप कुमाऊं में जब इनका शासन हो गया था, अब कुमाऊं के कुछ सूबे देखेंगे हम। तो कुमाऊं में इनके सूबा देखें तो पहला सूबा आता हम पे जोगामलसा, कुमाऊं का पहला सूबा। कुमाऊं का पहला सूबा। कुमाऊं का जो पहला सूबा था वो जोगामलसा था। फिर देखिए हम पे एक क्वेश्चन आ गया, शायद 746 में आया था,
कुमाऊं का अंतिम सूबा, ये क्वेश्चन बना था, इस पे बाद में चर्चा करूंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, आप भी थोड़ा बहुत फोकस करिए। तो पहला सूबा जोगमल शाह था। जोगमल शाह का कार्यकाल कुमाऊं में अच्छा रहा था। गोरखा शासन में देखें तो एकमात्र सूबा मिलता है जिसका कार्यकाल थोड़ा बहुत अच्छा हम पे मिलता है, थोड़ा लिबरल प्रकृति का ये था। इसके बाद के जो सूबे हो जाएंगे वो अत्याचारी, क्रूर, एकदम निर्दयी लोग इसके बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन जोगमल शाह का कार्यकाल तब भी स्टार्टिंग के तौर पे देखें तो कुमाऊं में बहुत अच्छा रहा था। जोगमल शाह ने कुमाऊं में एक तो पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। कुमाऊं में जो भूमि बंदोबस्त कराया था जोगमल शाह ने कराया था। जोगमल शाह पहला भूमि बंदोबस्त कराता है, वो कराता है 91-92 1791-1792 में पहला भूमि बंदोबस्त जोगमल शाह द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में कराया गया था। इसी भूमि बंदोबस्त में जो बातें आती हैं कि जोगमल शाह ने प्रत्येक बीसी, जोगमल ने जो 1791-92 में कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था, इन्होंने ही इस भूमि बंदोबस्त में प्रत्येक बीसी भूमि पे 1 रुपये का कर लगाया था। ये भूमि बंदोबस्त था। फिर जोगमल शाह ने एक कर लगाया था इस क्षेत्र में, कुमाऊं में मुंड कर। फिर जोगमल शाह ही जब कुमाऊं में चंद प्रशासन ख़त्म कर चुके थे गोरखा, तो यहीं पे ये कर देते हैं कुमाऊं में 36 रकम 32 कलम चंदों की राजस्व व्यवस्था थी, कर व्यवस्था थी, इन्हें ख़त्म कर देते हैं गोरखा। अपने नए कर लेकर आते हैं। एक कर मुंड कर जो मिलता है ये लगाया था जोगमल शाह। अब जोगमल शाह जब गोरखा प्रशासन था, मैंने तो देखें तो एक ही साल के लिए सैन्य अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। फिर 1 साल के बाद पुनः की जो इच्छुक हो उसे पुनः सेवा का मौका दिया जाता है। इसलिए जोगमल शाह था 91-92 में। अब आता है जोगमल शाह के बाद एक अत्याचारी, एक क्रूर सूबा, नाम था नर बहादुर नरसा। अब जोगमल के बाद जो अगला सूबा हम पे आता है वो था नरसा। नरसा एक क्रूर, एक अत्याचारी, एक हिटलर शाही वाला व्यक्ति था। नरसा के टाइम पीरियड की उतनी चीज़ें हम पे आती नहीं। जो सबसे फेमस चीज़ थी उस टाइम नरसा के टाइम पीरियड हुआ था नरसाई का मंगल, या तो इसे हम नरसाई का मंगल कहेंगे या मंगलवार रात्रि की घटना। मंगलवार रात्रि की घटना या नरसाई का मंगल, ये जो घटना हुई थी 1793 में नरसा के टाइम पीरियड। इस टाइम सुबह था नरसा। क्या था इस बारे में चर्चा करते हैं। ये कुमाऊं वाला क्षेत्र जो था, कुमाऊं वाले क्षेत्र में इस टाइम नागरकोट पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश। नागरकोट से कुछ ब्राह्मण लोग बड़े बड़े बाल ये रखते थे, इस टाइप के कुछ ब्राह्मण लोग कुमाऊं क्षेत्र में आए थे। अस्कोट, गंगोली हाट, इस क्षेत्र में इन्होंने तराई वाले रीजन में इन्होंने रहना शुरू किया था। बाद में ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ की युवतियों से शादी करके यहीं बस जाते हैं, रोटी बेटी का संबंध अपना यहाँ बना लेते हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग गोरखाओं के लिए समस्या पैदा कर रहे थे। ये एक तो कुमाऊं के लोग उस टाइम सीधे थे, अब नहीं। उस टाइम कुमाऊं के लोग सीधे थे। तो सीधे क्या थे कि ये कुमाऊं के लोगों को फुसला रहे थे गोरखाओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि कुछ गोरखा सैनिक जाते थे, ये लोग उन्हें मार देते थे कुमाऊं के लोगों के साथ। तो नरसा को जैसे ये बात पता चली, नरसा ने कहा इन नागरकोट के लोगों को सबको इकट्ठा करो। एक रात उस दिन था मंगलवार रात्र को इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और जहां इनके सर काट के कर दी जाती है हत्या। एक भी इनमें से बचा नहीं। इसी कांड को कहते हैं मंगलवार रात्रि की घटना, या दूसरा नाम इसका मिलता है नरसाई का मंगल। नरसाई का मंगल क्या था, तो नरसा ने इस टाइम सारे नागरकोटी ब्राह्मणों को इकट्ठा कर इनकी हत्या करवा दी थी। यही नरसाई का मंगल कांड के नाम से फेमस हुआ। नरसा के टाइम पीरियड में यही चीज़ें आती है। फिर नरसा को नेपाल बुला दिया जाता है वापस। इसके बाद जो इनके अगला सूबा आएगा हम पे, वो सूबा आता है सूबा नहीं, इसके बाद जो आप आएगा महेंद्रचंद जब हार के गया था तो अवध में गया था। अवध जब ये पहुंचा था तो अवध में से ये अब दोबारा चंद राजवंश को दोबारा कुमाऊं में चंद राजवंश को स्थापित करने की कोशिश करता है। पहला उस टाइम अवध का नवाब था गुलाम मोहम्मद।
तो ये अवध के नवाब गुलाम मोहम्मद की सेना लेके अवध का इस टाइम नवाब था गुलाम मोहम्मद, तो महेंद्र चंद अवध के गुलाम मोहम्मद की जो बची हुई सेना थी इसको लेकर आता है, कुमाऊं क्षेत्र पर पुनः आक्रमण की कोशिश करता है। आक्रमण की कोशिश क्या करता है, उस टाइम का युद्ध मिलता है हमें किलवरी का युद्ध। किलवरी का युद्ध बोलते हैं। तो 1794 में ये युद्ध हुआ था। महेंद्र चंद द्वारा कुमाऊं में पुनः चंद राजवंश की स्थापना की कोशिश की गई थी, लेकिन महेंद्र चंद के सामने इस टाइम था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा। तो किलवरी का युद्ध जो आएगा, महेंद्र चंद जो किलवरी का युद्ध था, महेंद्र चंद और अमर सिंह थापा के मध्य ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमर सिंह थापा जीत जाता है और महेंद्र चंद का कुमाऊं पे अब पूर्णतः दोबारा महेंद्र चंद अब कभी आक्रमण नहीं कर जाता है। यहीं पे हो जाता है महेंद्र चंद का चैप्टर क्लोज। अब तो गोरखा राज्य पूर्णतः कुमाऊं पे स्थापित था। अब चलते हैं इनके अगले सूबे पे, पर यहीं पे संधि हो जाती है। एक संधि और होती है यहाँ पे, अवध के नवाब प्लस गोरखाओं के मध्य ये संधि होती है 1794 में। बाद में यही संधि आंग्ल गोरखा युद्ध का कारण भी बनेगी। इसी संधि को मिस्टर चेरी ने यह संधि कराई थी अवध के नवाब और गोरखाओं के मध्य। तो इस बात बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखिए अब आता है गोरखाओं के सूबे। वैसे टोटल देखें तो कुमाऊं क्षेत्र में गोरखाओं के 11 सूबे हुए थे। 11 सूबे में से 11 को तो हम पढ़ नहीं सकते। थोड़ा बहुत जो इम्पोर्टेंट थे, जिनके कार्य में थोड़ा बहुत घटनाएं थी, उन बारों में चर्चा करेंगे। तो इन्हीं सूबों में से एक सूबा आता है सूबा अजब सिंह ख्वास। सूबा अजब सिंह ख्वास ये नरशाह के बाद बना था। इस सूबा के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो मेन इसका एक कथन बहुत फेमस था, वो था ब्राह्मणों पे। इसने ब्राह्मणों से भी कुली बेगार करवाई थी। पहले जो सूबा रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मणों से कुली बेगार नहीं किए थे। इसका एक कथन था अजब सिंह ख्वास का, ब्राह्मणों का तो सर पूजा जाता है, पैर, ब्राह्मणों के तो पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए सर पे उठाओ बोझ। ब्राह्मणों से भी कुली बेगार करवाया था। तो किसने करवाया था, तो सूबा अजब सिंह ख्वास ने। इनका कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सर नहीं, इसलिए बोझा सर पे उठाओ। तो ये कभी क्वेश्चन बनेगा किसके वक्तव्य था, तो ये था सूबा अजब सिंह ख्वास का ये वक्तव्य था। इसके बाद जो अगली जानकारी आएगी वो था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा एक मुख्य सेनापति था, सूबा भी रहा। 1796 के आसपास ये सूबा था। इसके टाइम पीरियड में देखें तो महावीर थापा ने बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था इन्हीं के टाइम पीरियड में। बाद में इन्हें काली से सतलज नदी जीतने का क्षेत्र दिया गया। इन्हें नेपाल का सर्वोच्च अलंकरण काजी की उपाधि से सम्मानित किया गया। गढ़वाल का नेपाल राज दरबार से गढ़वाल का मुख्य प्रशासक जिसे नियुक्त किया गया था वो था अमर सिंह थापा। फिर अमर सिंह थापा के बाद चौतरिया बमसा कुमाऊं का सूबा बनता है। चौतरिया बमसा 2 बार सूबा बना था, 1797 में और 1806 से 1814 तक ये सूबा रहा था। अंतिम टाइम पे जो संगोली की संधि होती है, यही सूबा था कुमाऊं का। क्वेश्चन भी बना था 746 में, कुमाऊं का अंतिम सूबा कौन था, तो अंतिम सूबा चौतरिया बमसा था। बमसा ही लास्ट में संगोली की संधि करेगा। 2 बार सूबा रहा। बमसा के टाइम पीरियड में 1797 में एक चीज़ होती है, ये ब्राह्मणों पे लगा देते हैं कुशही कर। ब्राह्मणों पे कुशही कर लगाया था गोरखाओं ने। किसने लगाया था, तो बमसा ने 1797 में लगाया था। एक भूमिकर था। फिर ये थे सूबे। अब जो अगली जानकारी आएगी हम पे, अब देखिए नेपाल में भी राज्य परिवर्तन हो जाता है, राजा चेंज हो जाता है 1799 में। और 1799 ये घटना थी, पहले राजा रणबहादुर से अब रणबहादुर को गद्दी से उतार दिया जाता है और अगले राजा जो बनते हैं पृथ्वी नारायण गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह को अपदस्थ कर देता है गद्दी से।
देखिए अब गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह रण बहादुर को गद्दी से अपदस्थ कर अपने को स्वयं गद्दी पे बैठ जाते हैं, राजगद्दी से रण बहादुर को निर्वासित कर देते हैं। अब रण बहादुर जो कि साधु बन जाता है। पहले तो ये हर्षदेव जोशी से संपर्क करता है, पुनः अपना राज्य प्राप्त करने की नींव होती है। हर्षदेव जोशी भी सहायता नहीं कर पाता है क्योंकि गोरखा लोग इस टाइम शक्तिशाली हो गए थे। अब ये साधु बन जाता है और अपना नाम बदल के रख देता है निर्गुणानंद। अपना अंतिम टाइम पीरियड पे ये अपना नाम बदल के रख देता है निर्गुणानंद। अब जो शासन था गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह, अब राजा था तो पहला कुमाऊं पे पहला आक्रमण हुआ था, फिर गढ़वाल पे जब 1790 में आक्रमण हुआ था उस टाइम राजा रण बहादुर था। लेकिन अब जो गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह के टाइम पीरियड में अब दोबारा गढ़वाल पे आक्रमण होगा। इधर होगा प्रद्युमन शाह। देखिए अब जब गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह शासक बना तो पहले तो इसने अपने शक्तिशाली सेनापतियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अच्छी ट्रेनिंग दी सेना को। अब इनका टारगेट गढ़वाल था क्योंकि विस्तारवादी युद्ध नीति का ये व्यक्ति था गिरवाण युद्ध विक्रम सिंह। तो देखिए इस टाइम गढ़वाल में स्थिति बड़ी दयनीय थी। 1803 में आ जाता है गढ़वाल में भूकंप, एक बड़ा भूकंप जो कि गढ़वाल की, इस भूकंप में ऐसी त्रासदी मचती है, गढ़वाल की आधी से ज़्यादा जनसंख्या अकाल के मुंह में समा जाती है। राजा था इस टाइम पंवार राजवंश का अंतिम राजा प्रद्युमन शाह। स्थिति बहुत दयनीय थी, राजकोष कुछ था नहीं, ऊपर से आपदा इतनी भयंकर थी। जैसे आपदा वीडियो में थर्ड शिफ्ट वालों पे आई थी वैसी आपदा अब प्रद्युमन शाह पे भी आने वाली थी। क्या था, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह ने अब गढ़वाल पे आक्रमण की योजना बनाई थी। यहाँ पे श्रीनगर में एक रेजिडेंट भी नियुक्त था। रेजिडेंट भी गुपचुप तरीके से संदेश पहुँचा देता है नेपाल में कि गढ़वाल की स्थिति दयनीय है, आक्रमण करने का सही टाइम आप पे है। तो ये क्या करता है, गिरवाण विक्रम सिंह, अमर सिंह थापा, रण बहादुर, विक्रम सिंह था। तो देखिए अब गढ़वाल पे जो आक्रमण होगा इसमें नेपाल के प्रमुख सेनापति उस टाइम जो गढ़वाल पे आक्रमण करेंगे, जिम्मेदारी अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया बमशाह, रण बहादुर थापा, ये सब लोग शक्तिशाली सेनापति थे नेपाल के। ये सब लोग मिल के अब गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं। नवंबर 1803 आक्रमण की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। नवंबर में पहली लड़ाई होती है। प्रद्युमन शाह लंगूरगढ़ छोड़ भाग जाता है श्रीनगर जब भागता है तो गोरखा सेना भी इस बार आई थी कि गढ़वाल राज्य को हड़पना है। गढ़वाल का ये तो सतलज तक का मिशन बना के आए थे, हिमाचल प्रदेश तक को ये जीत लेते हैं। तो गढ़वाल ये भागते भागते श्रीनगर पहुंच गए। प्रद्युमन शाह युद्ध करता है श्रीनगर में, फिर हार जाता है, पहुंच जाता है चंबा में भी फिर सेना के साथ युद्ध होता है। छुटपुट घटनाएं होती रहती है। प्रद्युमन शाह बाड़ाहाट उत्तरकाशी भागता है, उत्तरकाशी गोरखा सेना भी उत्तरकाशी। फिर अपने राज दरबार के लोगों के साथ प्रद्युमन शाह देहरादून निर्वासित होता है। वहाँ से फिर गोरखा सेना भी देहरादून में आ जाती है। फिर प्रद्युमन शाह इस टाइम सहारनपुर के राजा से संपर्क करता है, वहाँ अपना राज दरबार, अपने स्वर्ण आभूषण बेच एक छोटी 12,000 की सेना एकत्रित करता है। आते टाइम इसे लंडौर के राजा कुंवर राय दयाल सिंह का भी सपोर्ट मिलता है। खुड़बुड़ा के युद्ध में आता है। 14 मई 1804 को होता है खुड़बुड़ा का युद्ध अभी शुरू हुआ ही था कि आधे घंटे में एक गोली जा लगती है प्रद्युमन शाह के सर पे और वहीं पे प्रद्युमन शाह शहीद हो जाते हैं। ये गोली इस टाइम था अमर सिंह थापा के पुत्र है रणजीत थापा का अचूक निशाना लग जाता है प्रद्युमन शाह को। प्रद्युमन शाह यहीं युद्ध क्षेत्र में शहीद हो जाते हैं। अपने अंतिम टाइम भागते भागते प्रद्युमन शाह वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसे गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है। इनकी किस्मत तो क्या बोलें प्रद्युमन शाह की। राजा तो बहुत अच्छा था, काम अच्छे थे, लेकिन किस्मत बहुत बेकार थी। किस्मत कैसे बेकार थी आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वीडियो थर्ड शिफ्ट में फंसा था। पेपर तो अच्छा था पर क्या करें, नंबर भी अच्छा मारा पर
मामला कुछ और ही था। तो चलिए इस बात पे आते हैं। तो गढ़वाल पे अब गोरखा राज्य स्थापित हो चुका था। पहले कुमाऊं पे था, अब गढ़वाल, अब पूरे उत्तराखंड पे गोरखा राज्य स्थापित हो चुका था। तो गोरखा राज्य स्थापित करने में इनके सेनापतियों का मुख्य हाथ रहा था। इनके सेनापतियों में जिस व्यक्ति का प्रमुख नाम आता है उनका नाम था अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा गोरखाओं का एक प्रमुख सेनापति था। सेनापति क्या था, इनके साथ इनका पुत्र रण बहादुर भी था जो इनके साथ युद्ध में था। मैं नेपाल दरबार ने इन्हें जो युद्ध के लिए नियुक्त किया था, ये काली से सतलज नदी वाले रीजन को जीतने के लिए इन्हें भेजा था। डोटी में हस्तिदल चौतरिया को, कुमाऊं में बमशाह को, जबकि गढ़वाल में रणजीत थापा इनके पुत्र और अमर सिंह थापा को नियुक्त किया था। अमर सिंह थापा देखें तो 1804 से 1815 तक इस क्षेत्र में रहे थे लगातार। मास में जब अंग्रेज सतलज नदी पे जाएंगे, सतलज नदी पे मलावगढ़ पड़ता है, मलावगढ़ की संधि भी अमर सिंह थापा ही साइन करता है। तो अमर सिंह थापा कुमाऊं और गढ़वाल में गोरखा राज दरबार द्वारा भेजा गया सर्वोच्च अधिकारी जो था अमर सिंह थापा था। अमर सिंह थापा को सर्वोच्च उपाधि, काजी की उपाधि, एकमात्र व्यक्ति था जिसे काजी की उपाधि से विभूषित किया गया था। काजी की उपाधि भी इस टाइम इन्हें दी गई थी। नेपाल राज दरबार द्वारा दी गई सर्वोत्तम उपाधि जो थी वो काजी की उपाधि थी। अमर सिंह थापा को ये उपाधि मिली थी। फिर अमर सिंह थापा काजी की उपाधि थे, सम्मानित थे। फिर इन्होंने कई बार विचारी जो था न्यायाधीश का भी काम किया था। अब अमर सिंह थापा के टाइम पीरियड में देखें तो गढ़वाल क्षेत्र इस टाइम 3 सूबों, गढ़वाल क्षेत्र इस टाइम 3 सूबों में विभक्त था। ये 3 सूबे थे चांदपुर। अमर सिंह थापा के टाइम पीरियड में गढ़वाल 3 सूबों में था। चांदपुर, याद रखिएगा कभी क्वेश्चन बनेगा तो अमर सिंह थापा के टाइम पीरियड में या कभी पूछेगा अगर गोरखा शासनकाल में गढ़वाल कितने सूबों में विभक्त था, तो आंसर आएगा हम पे 3। ये 3 सूबे जो आएंगे चांदपुर, श्रीनगर और लंगूरगढ़, ये 3 सूबों में अमर सिंह थापा के टाइम पीरियड में ये बसाया गया था। फिर अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। 1806 की शायद टाइम पीरियड आता है अमर सिंह थापा का। गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार भी अमर सिंह थापा ने कराया था। फिर जो शासन का सुव्यवस्थित पहला प्रयास था वो अमर सिंह थापा द्वारा इस क्षेत्र में किया गया था। तो ये था अमर सिंह थापा। फिर 3 सूबों के साथ साथ 84 परगनों में बांटा था इन्होंने गढ़वाल को। 3 सूबे और 84 परगनों में गढ़वाल को इस टाइम अमर सिंह थापा और गोरखा शासन द्वारा बांटा गया था। तो ये था अमर सिंह थापा के बारे में। फिर इस युद्ध देखिए सतलज नदी, काली से सतलज नदी के क्षेत्र में क्षेत्र जीतने के लिए अमर सिंह थापा और उनके पुत्र रणजीत सिंह थापा को इस क्षेत्र की कमान दी गई थी। जबकि डोटी वाले क्षेत्र की कमान हस्तिदल चौतरे पे थी। कुमाऊं वाले रीजन की जो कमान थी वो बमशाह पे थी इस टाइम पीरियड पे। फिर देखिए एक और आता है इसके बाद, अमर सिंह के बाद रणजोर सिंह थापा अमर सिंह थापा का पुत्र था। फिर 1804 से 1805 के मध्य ये सेनापति रहा था। 1804 से 1805 के मध्य ये सेनापति रहा था। फिर इसी रणजोर को मौलाराम इसी रणजोर थापा को दानवीर कर्ण की संज्ञा देता। क्यों देता? क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में अमर सिंह थापा और रणजोत सिंह थापा का शासन था। सूबे इस टाइम के ये थे, सर्वोच्च अधिकारी थे। इसने मौलाराम को बहुत ज़्यादा जागीरें दी थी। इसी कारण मौलाराम इसकी बहुत तारीफ करता है। इसे दानवीर कर्ण की संज्ञा भी इस टाइम पीरियड पे देता है मौलाराम। फिर रणजोत सिंह के बाद देखिए, फिर रणजोत सिंह थापा के बारे में जो जानकारी मिलती है, रणजोत सिंह थापा ने शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मंडली बनाई थी। इस मंडली का जो नाम हम पे मिलता है सभा मंडली।
शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मंडली बनाई थी। कहीं पे भी कोई विवाद होता था तो ये मंडली विवाद निपटाती थी। ये रणछोड़ थापा के टाइम पीरियड पे ये चीज़ हम पे मिलती है। फिर रणछोड़ थापा ने कुछ कर लगाए थे। कुछ कर क्या थे? ये कर थे मोकर। मोकर प्रत्येक परिवार पे लगता था। मोकर 1 रुपये प्रत्येक परिवार पे लगता था। मिजारी, सलामी, ये कर इनके टाइम पीरियड पे लगते थे। सोनिया फागुन कर भी इस टाइम पीरियड पे इन्होंने लगाया था। रणछोड़ सिंह थापा के टाइम पीरियड में ये कर लगाए गए थे। जो कर थे, इन करों पे बात करूं तो मोकर क्या था? प्रत्येक परिवार पे 1 रुपये। मो मतलब परिवार को कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की जो लोकल भाषा है, मो का मतलब एक परिवार होता है। तो मोकर प्रत्येक परिवार पे 1 रुपये था। मिजारी कामगारों पे था। सलामी से टीका भेंट, जब सलामी और टीका भेंट एक ही थी। फिर सोनिया फागुनकर बड़े उत्सवों पे गोरखाओं का, जब कोई उत्सव मनाया जाता था उस टाइम पे ये कर लिया जाता था। कर व्यवस्था पे गोरखाओं की बात में एक अलग सी वीडियो आएगी, उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि करों से क्वेश्चन बनता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपके लिए क्या आएंगे, गोरखा के जो इसके बाद के सूबे देखेंगे। इनके कुछ सेनापति अभी भी छूट गए हैं, उन सेनापति पे देखेंगे। दून क्षेत्र इस टाइम वीरान कर दिया था गोरखाओं ने। फिर दून क्षेत्र में हस्तिदल चौतरे के काम देखेंगे। फिर बमशा के काम देखेंगे। फिर गोरखा और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाएंगे, संगोली की संधि कराएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे अंग्रेजी राज्य की स्थापना तक हम अगली वीडियो में कवर कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार बने रहिए। अब जल्दी मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।